न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में दी गई है, जो कि कुछ ही दिन पहले आई है, जिसका 6% जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो एजुकेशन के सेक्टर में जाता है। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर जो था हमारा पहले से, जिससे मैं पास आउट हूँ और मेरे बैच आउट के जो भी मेरे सीनियर वगैरह है, जो भी पास आउट है, वो जिससे पास आउट थे, वो जो सिस्टम था वो था 10+2 का। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो है दिया जा रहा है, वो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। मतलब अगर 10+2 को कैलकुलेट किया जाए तो 12 ईयर में आप अपना 12th कर लेते थे, +2 कर लेते थे। लेकिन अगर गिना जाए तो ये 15 ईयर्स बनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पीरियड सेम रहेगा, बस इसको जो है डिवाइड किया गया है कई सारे फॉर्मेट में, कई सारे सेक्टर में। आखिरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका देने का मकसद क्या था, किस तरह की ऑब्जर्वेशन लेके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 आई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कई सारे सजेशन जो हैं दी गई हैं टाइम टू टाइम। 92 में भी दी गई थी, इसके रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुई थी, और आज 2020 में फिर से इसमें अमेंडमेंट हुई है। 35 ईयर्स के बाद फिर से कुछ अमेंडमेंट लाई गई, कुछ चेंजेस लाई गई है, सामने रखी गई है कि इस स्ट्रक्चर को जो है, इस फॉर्मेट को जो है चेंज किया जाएगा। और क्या क्या चेंजेस जो हैं इस स्ट्रक्चर में लाई गई हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है, मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले अगर देखा जाए क्या ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी में लिए गए हैं, मैं आपको बताता चलता हूं कि जैसे कि लैंग्वेज बैरियर जो था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लैंग्वेज बैरियर मतलब कि जब भी हम अपने बच्चों को एनरोल करते थे नर्सरी में, प्री एजुकेशन में जब एनरोल करते थे, तो फॉर्मेट जो है मोस्टली रहता था हिंदी या इंग्लिश जो है बच्चों को फोर्स किया जाता था, ताकि उनकी मदर लैंग्वेज कुछ भी हो लेकिन उनको जो है यही चूज़ करना पड़ता था, या इंग्लिश का फॉर्मेट। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है और उनको जो है ये ऑप्ट करना पड़ता था। बट इस पॉलिसी के थ्रू जो लैंग्वेज बैरियर है, इसको ख़त्म किया गया है अप टू एज ऑफ 5th क्लास तक जो है कोई भी आपके पास यहाँ पर यह बैरियर नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी मदर लैंग्वेज में एनरोल कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें से जो एनरोलमेंट जो है बच्चों की ज़्यादा होगी और ड्रॉप आउट्स जो होंगे कम होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस पॉलिसी की। लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया गया है। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे लिया है, मैं आपको बताता चलता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है कि पहले एक 10th करने के बाद 11th 12th का जो फॉर्मेट आता था, 11th 12th का जो पीरियड आता था, इसमें जो था स्ट्रीम होती थी साइंस की, आर्ट्स की, और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम, 3 स्ट्रीमें होती थी, जिसमें जो है आपको स्पेसिफिक, अगर आप साइंस पकड़ना चाहते थे तो आपको सिर्फ साइंस की सब्जेक्ट को पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अगर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है, साइंस के साथ साथ अगर आपको कोई हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह किसी में भी इंटरेस्ट है, आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ज़रूरी नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा आप सिर्फ मेडिकल पकड़ो, या आप सिर्फ आर्ट्स पकड़ो, या आप सिर्फ कॉमर्स पकड़ो। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप मेडिकल के साथ कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी मर्ज कर सकते हो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हो। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो है, इस जो भी ये पॉलिसी आई है, यहाँ पे जो है उस पॉलिसी को ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर काउंसलिंग जब तक ना एक स्टूडेंट को हो, बच्चे को हो, तब तक जो है वो उसको पता नहीं चलेगा। तो प्रॉपर काउंसलिंग यहाँ पे एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का जो फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर ऑफ नॉलेज के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है, ताकि जो है जो भी स्टूडेंट है अपने आप को एनरोल करना चाहता है, अपनी एबिलिटीज़ को, विल को जो है फुल्ली वो इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने एजुकेशन के फील्ड में। उसके बाद एक और फीचर जो है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट। मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट का क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई आफ्टर 12th वगैरह जो भी मतलब होता था, कुछ मतलब ग्रेजुएशन का जो एनरोल करते थे कॉलेज वगैरह में, तो उसमें क्या होता था कि कोई 1 ईयर का कॉलेज करता था, 2 ईयर का, तो उसको कोई डिप्लोमा वगैरह, कोई डिग्री वगैरह, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता था। तो इसमें जो है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट में आपको बताता चलता हूँ कि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, कोई भी घर की प्रॉब्लम्स, होम प्रॉब्लम वगैरह, कुछ भी
किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती थी तो एक स्टूडेंट को कभी ना कभी क्विट करना पड़ता था, लेकिन उसका क्रेडिट जो है उसे नहीं मिलता था। लेकिन इस पॉलिसी के थ्रू जो है काफ़ी अच्छा ये पॉइंट इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो है इसमें इन्होंने रखा है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इसमें अगर आप 1 साल कॉलेज जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल कॉलेज जाते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप फुल्ली कोर्स करते हो तो आपको इसमें डिग्री मिलेगी। ये है कि आप जो है अपनी एजुकेशन को कभी भी रिज्यूम कर सकते हो। आपका जो भी ईयर आपने इम्प्लीमेंट किया है, यूज़ किया है कॉलेज में, स्टडीज़ में, वो वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद सिंगल रेगुलेटर सिस्टम इसमें लाया गया है। ये सिंगल रेगुलेटर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि पहले जो भी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एनसीडी वगैरह, जो भी ये हायर एजुकेशन हायर अथॉरिटीज़ थे जिनके अंडर जो है काफ़ी सारे, कभी ना कभी इनके बीच कुछ हो जाता था, मतलब यूजीसी कुछ एलो करती थी, एनसीडी के दौरान जो है रोका जाता था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब जो है इसका जो है सोल्यूशन एक ही इन्होंने निकाला है, एक नई पॉलिसी इन्होंने एक कमेटी, नई एक कमीशन बनाई है जो कि है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हर एक किस्म की एजुकेशन, जिसमें हर एक किस्म की हायर एजुकेशन का जो है डाटा रखा जाएगा, जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम जो है बच्चों को फेस ना करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट वोकेशनल एजुकेशन। अब ये वोकेशनल एजुकेशन का पॉइंट क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बोलता हूँ। इसमें जो होगा स्किल पे, जो भी बच्चे हैं, बच्चों के स्किल पे फोकस किया जाएगा। जो स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग, मतलब पोल्ट्री वगैरह, जो कोई भी बच्चों को जो बाहर से जो है नो बैगिंग सिस्टम कर दिया जाएगा। 10 डेज़ बैगिंग सिस्टम जो है इसमें है, नो बैगिंग सिस्टम का इसमें इन्होंने रखा है। उसके बाद बैग लोड जो है बच्चों पे जो है कम होगा। तो ये एक वोकेशनल एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया जाएगा। इसमें वोकेशनल एजुकेशन में वोकेशनल एक्सपर्ट्स को बाहर से लिया जाएगा, जिसमें बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन जो है, बच्चों के एक साइंटिफिक टेम्पर ऑफ नॉलेज जो है डेवलप होगा। तो ये जो है वोकेशनल एजुकेशन, ये एक पॉइंट इसमें रखा गया है। बैगलेस पीरियड्स जो इसमें होंगे, जिसमें बच्चों के माइंड पर मोस्टली फोकस किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, उनकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच का जो है इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे, जो चाइल्ड के माइंड पे मोस्टली ये फोकस किया जाएगा। ये एक पॉइंट था। उसके बाद मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड, उस एक और पॉइंट है ये मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड। अब ये मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड क्या है, इसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि पहले कहते थे कि शर्मा जी के बेटे ने 90% मार्क्स लिए, तो 80%, 90, 99%, 95%, तो ऐसा सब चलता था। तो इसमें जो है काफ़ी सारे सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी होते थे कि बच्चे को कहा जाता था कि पढ़ने में वीक है, तो कुछ इस सुसाइडल टेंडेंसीज इसमें बहुत ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस पॉइंट का जो मुझे खुद से बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा, मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड, इसमें मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड में क्या किया गया है, इसमें बच्चे की जो है ओवरऑल टैलेंट्स को, एबिलिटीज़ को जो है कंपेयर किया जाएगा। जैसे कि मार्क्स कार्ड होता था, तो मार्क्स कार्ड जो है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम, जो भी बच्चा एनरोल करता था, एग्ज़ाम में लिखता था, उस बेसिस पे मार्क्स कार्ड बनता था। लेकिन अब जो है मार्क्स कार्ड बनेगा वो ओवरऑल एबिलिटीज़ बच्चे की देखा जाएगा। उसमें जो भी स्टूडेंट की टैलेंट है, जो भी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ हैं, कोई किसी सिंगिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई डांसिंग में, कोई कॉमेडी, कोई आर्टिस्ट, कोई स्पोर्ट्स में होता है, तो सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन किया जाएगा और इस मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड में जो है उसका जो है उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को एक क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम की बात आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम को क्या ख़त्म किया जाएगा? नहीं, अप टू 3rd क्लास में बताता चलूँ आपको, 3rd क्लास तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। 3rd क्लास तक इन्होंने दिया है, एग्ज़ाम नहीं होंगे। उसमें जो है मोस्टली जो है बच्चों पे ये एक पॉइंट इसलिए किया गया है ताकि इसमें एक बच्चों को जो होता है एक फ़ियर एंड फोबिया जो है रहता है, तो स्कूल ना आने का, एग्ज़ाम्स का फ़ियर एंड फोबिया, प्रेशर जो होता है पहले से ही होता है। तो इससे क्लास 3rd तक अप टू ये ख़त्म किया गया है एग्ज़ाम सिस्टम। और लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की बात की गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम को क्या ख़त्म किया जाएगा? नहीं, एग्ज़ाम का हो सकता है फॉर्मेट चेंज हो, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, कुछ कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, कुछ इस तरह के फॉर्मेट को लाया जाएगा। एग्ज़ाम जो है किसी तरह के भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, किसी में इसको भी किसी भी फॉर्मेट में डिवाइड किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम भी बिल्कुल होंगे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटलाइजेशन में इसमें क्या किया गया है कि एजुकेशन को जो है डिजिटलाइज करना है, मतलब कि कोशिश की जाएगी कि हर एक गांव तक, हर एक रूरल एरिया तक जो है
एजुकेशन को पहुंचाया जाए, जिसमें क्या है ई कोर्सेज़ जो हैं डेवलप होंगे, ई कोर्सेज़ को बनाया जाएगा और जो भी ये ई कोर्सेज़ होंगे ये मदर लैंग्वेज में होंगे। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो है ई कोर्सेज़ जो है बनाए जाएंगे और ई कोर्सेज़ जो है मदर रीजनल लैंग्वेज में जो है बनाए जाएंगे। तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद एक और पॉइंट इस एजुकेशन पॉलिसी में उठाया गया है, वो ये है कि लोक विद्या। तो लोक विद्या में मोस्टली जो है कल्चर और हेरिटेज के बारे में जो है बच्चों को एजुकेशन दिए जाएगा, उसके बारे में, जैसे कि हर एक कंट्री जो है अपने जो है कल्चर को, हेरिटेज को जो है प्रिजर्व करती है, प्रिवेंट करती है, उनके बारे में बताती है। तो इसमें जो है एजुकेशन में क्या होगा कि इसका भी एक फॉर्मेट आएगा जिसमें जो भी लोकल जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, हैंडलूम वगैरह, खादी वगैरह के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि इंडियन है, तो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाएगा। तो उसको जो है सामने लाया जाएगा किसके थ्रू? लोक विद्या के थ्रू। जो भी यहाँ की लोकल जो है कल्चर हेरिटेज है, हर एक कंट्री, फ्रांस, जर्मनी की बात करेंगे तो वो अपने कल्चर हेरिटेज को, कोई भी कंट्री को प्रिजर्व करती है, आगे लाती है। तो इसमें जो है लोक विद्या में उसके रिलेटेड जो है कल्चर हेरिटेज के रिलेटेड जो है बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी और इन प्रोडक्ट्स को जो है, इन आर्ट को जो है, इस आर्ट को सामने लाया जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। तो ऑलरेडी एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है कि इसमें इसका मोटो ये है कि 2040 तक जो है एक रिसर्च बेस्ड जो है हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो, और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन से जो है कुछ नई पॉलिसीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं और अपने जो है वो पहले से ही बेसिक से ही एक रिसर्च, एक साइंटिफिक टेम्पर जो है बच्चों में डेवलप होगा। उसके बाद बात की जाए अगर स्टूडेंट की जो फ़ी देते हैं, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में जो फ़ी देते हैं।